गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। सुबह की सबको नमस्ते जी। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं जी। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग हाजिर हैं रोज की तरह 9:30 बजे सुबह और शाम को। ठीक इस वक्त हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं, राब्ता करते हैं, ताकि जो देश दुनिया की बड़ी खबरें हैं उनको लेकर जो है हम लोग चर्चा कर सकें। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर एकदम एक बार फिर से हम हाजिर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ट्रंप के खिलाफ अब महाभियोग चल रहा है। आज उस पर चर्चा होगी, संभवतः वोटिंग भी होगी। और ये जो है बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में जो है वहाँ पे इस तरह के मौके आते हैं जब कोई राष्ट्रपति इम्पीचमेंट का शिकार होता है। खासतौर से ट्रंप का मामला इसलिए भी थोड़ा हटकर है क्योंकि वो अपनी सत्ता गंवा चुके हैं और वो मान नहीं रहे हैं कि मैं अपनी सत्ता गंवा चुका हूँ। तो इसलिए जो है इम्पीचमेंट वाली जो कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस जो है, वो ऑलरेडी ट्रंप को जो है वो हारा हुआ बता चुकी है। उन्होंने जो बाइडेन और कमला हैरिस की जो जोड़ी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, उसको जो है ऑथेंटिकेट कर दिया है बकायदा। उसको जो है मंजूरी दे दी है कि यही लोग जो हैं अब नए शासक हैं अमेरिका के। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप द्वारा जो है आनाकानी की जा रही है सत्ता छोड़ने में, तो उसके चलते जो है अब उनके ऊपर इम्पीचमेंट भी लगाई जा रही है। हालांकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि 20 तारीख को ट्रंप जो है वो पद छोड़ देंगे, लेकिन अब उन्होंने 24 तारीख तक जो है वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी है। तो ये जो वाशिंगटन में जो है उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। तो ये जो दिलचस्प चीज़ें हैं ये बनी हुई हैं। दूसरी तरफ कल आपको याद होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल सरकार को एक बड़ा झटका दिया था। उन्होंने जो तीनों कृषि बिल हैं जिनको लेकर किसानों और सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उन तीनों कृषि बिलों को होल्ड कर दिया है कि फिलहाल वो लागू नहीं होंगे। और ये एक बड़ा झटका सरकार के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े स्ट्रिक्चर पास किए थे और कहा था कि सरकार जो है इस मामले को संभाल नहीं पाई, किसान मर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी ये अपील की थी कि आप इसे अपनी जीत के तौर पर तो लेंगे, ये तो तय है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप आंदोलन समाप्त कर दें और घर लौट जाएं, अपने खेत खलिहान में लौट जाएं, ताकि स्थितियां सामान्य हो सकें। लेकिन इसी बीच किसान नेताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है वो हमको मान्य नहीं है। ये वही लोग हैं जो सार्वजनिक रूप से जो है अलग अलग जगहों से बयान देकर जो है कृषि कानूनों की वकालत करते रहे हैं। तो ये जो मामला है इस वजह से थोड़ा और फिर उलझ गया है। कल हालांकि उम्मीद बंधी थी कि अब ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस आंदोलन को जो है एक नया जो मामला है ये इस तरह से मिल गया। 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत थे। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि ये चारों लोग जो हैं गाहे बगाहे केंद्र सरकार के पक्ष में उन कृषि बिलों को लेकर जो है वो बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे में ये निष्पक्ष नहीं हो सकते। ये कमेटी जो है ये सही नहीं है। इस कमेटी के मामले में माननीय अदालत को जो है सरकार और दूसरे तंत्र के जो लोग थे उन्होंने जो है वो गुमराह किया है और कोई नई कमेटी बननी चाहिए जिसमें ऐसे लोग निष्पक्ष हों। तो ये एक देखना होगा कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है। लेकिन कल स्पष्ट कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कि जो एमएसपी है वो वैसे की वैसी रहेगी, सिस्टम वैसे का वैसा रहेगा और तीनों जो कृषि बिल हैं वो होल्ड रहेंगे अगले आदेश तक। अगला आदेश भी सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट का नहीं। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी किसान की ज़मीन जो है किसी भी नए कानून की वजह से ना जाए और उसकी ज़मीन की और उसकी जान की सुरक्षा जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को ये बड़ा झटका था, लेकिन किसानों ने ये जो है साफ कह दिया है कि जो कमेटी बनाई गई है वो उनको जो है वो मंजूर नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि कानूनों के अमल पर रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं है। ये तब तक लगी है जब तक कोई समाधान नहीं निकल जाता। समाधान के लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी किसानों को मंजूर नहीं है, तो इसलिए कैसे समाधान निकलेगा ये देखना होगा। हालांकि इसी बीच जो 15 जनवरी की बातचीत प्रस्तावित है उसके लिए किसानों ने कहा है कि वो पहले से उन्होंने उसके लिए यस कहा है, तो सरकार के साथ 15 जनवरी की बातचीत जरूर होगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे और स्ट्रिक्चर्स के बाद जो है सरकार का रवैया क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो ये है जी। और इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश में जो है वो कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच जाएगी शाम तक। बाय एयर ये करनाल से आएगी। करनाल कल रात को ये पहुंच चुकी है। कल सुबह पुणे से जो है बॉक्सेस अलग अलग शहरों के लिए, 13 शहरों के लिए जो है, देश के 13 शहरों के लिए जो है लगभग 54 करोड़ डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है वो भेजी गई थी। 1 करोड़ 10 लाख का पहला, 11 लाख का पहला ऑर्डर है। तो वो जो है अभी एक और खेप जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन 54 लाख की, माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ 11 लाख का टोटल ऑर्डर है पहला बैच। और उसमें से जो है आधा 50% जो है लगभग दे दिया गया है। 54 लाख के आसपास जो डोजेज हैं वो अलग अलग राज्यों में पहुंच गई हैं। करनाल रीजनल सेंटर बनाया गया है हमारे आसपास के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के लिए। तो करनाल से आज ये जो वैक्सीन है वो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगी।
एक चीज़ मैं साफ करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से अखबारों ने आज लिखा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है आज 93,000 डोज मंजूर जो है कर ली गई, और कईयों ने उसमें लिखा है कि 93,000 डोज जो है वो आज पहुंची जाएगी। जी नहीं, 93,000 डोज जो है वो आज नहीं पहुंचेगी। 93,000 टोटल डोजेज जो है वो पहले चरण के लिए मंजूर हुई है, लेकिन पहुंच कितनी रही है जो 16 तारीख को लगेंगी वो पहुंच रही है 3840। तो 93,000 जो है ओवरऑल फर्स्ट फेज के लिए, जो फर्स्ट फेज में पूरे देश में जो है 1 करोड़ लोगों को टीका लगना है, उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश को जो है जो मंजूर हुई है वो 93,000 हुई है। हालांकि सरकार ने जो है लाख लोगों का जो है नाम भेजे थे, लाख लोगों की जो है रिक्वायरमेंट भेजी थी, लेकिन उसमें कुछ कट लगा है और 93,000 लोगों के लिए मंजूर हुई है। लेकिन आज जो पहुंचेगी वो 93,000 डोजेज नहीं पहुंचेंगी। टेक्निकली जो है 93,000 डोजेज का व्यक्तियों के लिए अगर वैक्सीन आनी है तो उसका मतलब है कि लगभग 1,80,000 डोजेज पहुंचेंगी, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 डोजेज लगनी है। तो 1,86,000 के आसपास डोजेज जो है वो पहुंचेंगी, लेकिन वो अभी नहीं पहुंची है। अभी सिर्फ हमारे पास जो है 3,840 डोजेज पहुंची है जो 16 तारीख को लगेंगी। अगली डोज कब आएगी इसका कोई आइडिया नहीं है। जैसे जैसे आपूर्ति आ जाएगी वैसे वैसे जो उसको लगाया जाएगा। 317 सेंटर जो है पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन 16 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 46 सेंटरों पर जो है वो वैक्सीन लगेगी जी। 16 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 46 सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी। इनमें से 6 सेंटर मंडी में है, 2 सेंटर लाहौल स्पीति में है, 4 चंबा में है, 2 किन्नौर में है, 4 बिलासपुर में है, 7 शिमला में है। शिमला में जो 7 सेंटर है उनमें से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तेंजिंग हॉस्पिटल, आपको याद है होगा कि यहाँ पे ड्राई रन भी हुआ था। और 3 सेंटर सोलन में है। कुल्लू में ये सिर्फ 2 सेंटर पे लगेगी, कुल्लू में है और एक मनाली में है। ऊना में 5 जगहों पे लगेगी, हमीरपुर में 3 जगहों पे लगेगी, सिरमौर में 2 जगहों पे लगेगी और कांगड़ा में 6 जगहों पे लगेगी। तो सबसे ज्यादा जो है शिमला में 7 जगहों पे लगेगी 16 तारीख को, मंडी और शिमला में 6 जगह पे लगेगी। उसके बाद ऊना में 5 जगह पे लगेगी, बाकी जगह 4, 3, 2 मिनिमम जो है 2 जगह है। ये किन्नौर और कुल्लू और लाहौल स्पीति, यहाँ पे 2 जगह पे लगेगी। तो ये कुल मिला के जो है 3,840 डोजेज आए हैं जी अभी तक, जो आएंगे अभी शाम को पहुंचेंगे। लेकिन जो ये खबरें कह रही हैं कि 93,000 डोज आ गई है तो ये आज पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 93,000 डोज अभी नहीं मिली है हिमाचल प्रदेश को। ये 46 सेंटरों पे ऊपर ही लगेगी 16 तारीख को। और इन सेंटरों में जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी उनमें 2 एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, 4 स्टाफ नर्स हैं, 2 लैब टेक्नीशियन हैं, 7 डॉक्टर हैं, 5 आशा वर्कर हैं, 3 क्लास 4 हैं जिनमें एक सफाई कर्मचारी भी है, 2 स्टूडेंट्स हैं MBBS के, 1 वार्ड बॉय है, 3 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 4 ANM हैं और 13 जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य हैं। कुल मिला के 46 सेंटरों पे जो पहले 46 टीके लगेंगे उनमें ये लोग भी शामिल हैं। अदरवाइज बाकी जो डोजेज हैं वो चलेंगी। हर सेंटर पे किसी पे 80 डोज लगेंगी, किसी पे 80 डोज आई है, किसी पे 100 डोज आई है। तो जहां 100 डोज आई है वहां जो है ये जो है 45 लोगों को लगेगी मैक्सिमम, 45 लोगों, क्योंकि 10% जो है ये वेस्ट भी हो जाती है। ये इसका मिनिमम वेस्टेज जो है 10% है। तो अगर 10% वेस्टेज हो जाती है 100 में से तो बच गई 90 का मतलब है कि हर आदमी को 2 डोजेज लगेंगी। तो जिसको 1 लगेगी उसके लिए उसी टाइम पे जो है डोज अगली सुरक्षित रखनी पड़ेगी जो 28 दिन के बाद लगेगी। तो कुल मिला के जिन सेंटर्स पे 100 डोजेज आई हैं वहां पे 50 लोगों को लगेगी। तो अभी स्थिति क्या है कि मंडी में जहां 6 जगहों पे लगेगी ये, उनमें से जो है मंडी नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज में 100 डोज आई हैं जी, अभी आएंगी। वहाँ पे दैट मीन्स कि वहाँ कम से कम 45 लोगों को लगेगी ये। और वहाँ सबसे पहले एक टैक्सी जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसको लगेगी। इसी तरह जो है जोनल हॉस्पिटल मंडी में भी 100 डोजेज आई हैं, वहाँ सबसे पहले स्टाफ नर्स को लगेगी। और बाकी जो है 45 या 50 भी हो सकता है, अगर डोज बेस्ट नहीं होती है तो 50 को भी लग सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है लगेगी। करसोग में जो 80 डोजेज जाएंगी, सुंदरनगर में 80 डोजेज जाएंगी और सरकार घाट के सिविल हॉस्पिटल में भी 80 डोजेज जाएंगी। वहाँ भी 80 का मतलब है कि ये जो है 40 मैक्सिमम 40 लोगों को लग पाएंगी। ये जोगिंद्रनगर में भी 80 डोजेज जा रही हैं जी। तो इसी तरह जो लाहौल स्पीति के केलांग में 80 डोजेज जाएंगी और काजा में जो है 50 डोजेज जाएंगी।
चंबा में 4 जगहों पे 300 डोजेज लगेंगी टोटल। और यहाँ से चंबा मेडिकल कॉलेज में 100, चंबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 100 डोजेज हैं। चंबा मेडिकल हॉस्पिटल में सबसे पहली जो डोज है वो स्टूडेंट को लगेगी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर को लगेगी। इसके बाद जो है PHC चनेड में 50 डोजेज जा रही हैं, वहाँ पे सबसे पहले ANM को लगेगी। चौड़ी में जो है 50 डोजेज जा रही है, वहाँ पे सबसे पहले जो टीका है वो आंगनबाड़ी वर्कर को लगेगा। किन्नौर में जो है 2 प्लेसेस पे जो है 150 डोजेज जा रही हैं, जिसमें से रिकांगपिओ में 100 डोजेज जा रही है, सबसे पहले डॉक्टर को टीका लगेगा। और भावानगर में जो है 50 डोजेज जा रही है, वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर को ये टीका लगेगा सबसे पहले कोरोना का। इसी तरह बिलासपुर में 4 जगहों पे ये डोजेज जा रही हैं। कुल मिला के 310 डोजेज बिलासपुर के लिए अलॉट होंगी पहले खेप में से, जो 3840 की खेप आएगी। और इसमें से जो 100 डोजेज है वो रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में है, वहाँ पे सबसे पहले एम्बुलेंस ड्राइवर को पहला टीका लगेगा। और बाकी जो 49 लोग हैं, अगर पूरी डोजेज लगती है, बेस नहीं होती है, तो बाकी लोगों को लगेगी, जिनकी एक लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी वहाँ पे। इसी तरह घुमारवीं में 80 डोजेज गई हैं, वहाँ सबसे पहले सफाई कर्मचारी को टीका लगेगा जी। और झंडूता के लिए 50 डोजेज अप्रूव हुई हैं, 50 का मतलब मैक्सिमम 25 लोगों को लगेंगी। और मार्कंड में जो है 80 डोजेज मंजूर हुई है, मतलब मैक्सिमम 40 लोगों को लगेगी। मार्कंड में पहला टीका जो है आशा वर्कर को लगेगा। शिमला के 7 जगहों में जो है 590 डोजेज लगेंगी, और इसमें से IGMC में 100, DDU में 100। IGMC में पहला टीका जो है वो लगेगा डॉक्टर को, और DDU में जो पहला टीका है वो लगेगा लैब टेक्नीशियन को जी। और 100 डोजेज है, यहाँ भी 50 लोगों को टीका लगेगा इसका मतलब। और खनेरी रामपुर में स्टाफ नर्स को लगेगा पहला टीका, वहाँ 80 डोजेज मंजूर हैं। ठियोग में क्लास 4 को लगेगा, वहाँ भी 80 डोजेज मंजूर हैं। रोहड़ू में 80 डोजेज मंजूर हैं, वहाँ पे भी जो है आंगनबाड़ी वर्कर को टीका लगेगा पहला। और KNH में जो है 100 डोजेज हैं, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट को पहला टीका लगेगा। इसके अलावा जो है तेंजिंग हॉस्पिटल में 50 डोजेज मंजूर हुई हैं, वहाँ मैक्सिमम 25 लोगों को लग पाएगा ये, अगर बेस्ट नहीं होती है तो। अगर 5 बेस्ट हो जाती है तो 45 बच गई, तो 22 लोगों को लग पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये। और वहाँ पहला टीका जो स्टाफ नर्स को लगेगा। सोलन में कुल मिला के 250 डोज जो है अभी जा रही है पहले चरण में 16 तारीख के लिए, और उसमें से 3 जगहों पर ये टीके लगेंगे। 100 डोजेज जो है वो रीजनल हॉस्पिटल सोलन में है, वहाँ पे सबसे पहला टीका जो रेडियोग्राफर को लगेगा। तो 100 डोजेज का मतलब है कि वहाँ भी मैक्सिमम अगर कुछ भी बेस्ट नहीं होता है तो 50 लोगों को लग पाएगी। MMU में 100 डोजेज जा रही हैं, पहले जो डोज है वो MBBS के स्टूडेंट को लगेगी वहाँ पे। उसके अलावा जो वहाँ पे लिस्ट बनी होगी आसपास के लोगों की, उसको लगेगी। और नालागढ़ में जो 50 डोजेज जा रही हैं, वहाँ पहला जो वैक्सीन है वो डॉक्टर को लगेगा। कुल्लू में 2 जगह चिन्हित की गई हैं, कुल्लू और मनाली, यहाँ पे 180 डोजेज जा रही हैं। कुल्लू में 100 डोजेज हैं, पहला डोज जो है आशा वर्कर को दिया जाएगा। मनाली में जो है 80 डोजेज जाएंगी, पहली डोज जो है वो रेडियोग्राफर को दी जाएगी। इसी तरह ऊना में 5 जगह चिन्हित करी गई हैं, जहाँ पे 390 डोजेज जा रही हैं। और ये इसका मतलब है कि 150 जो है 55 के आसपास लोगों को ही लग पाएगा जी ये। और 390 है वहाँ पे, 195 के आसपास लोगों को ही लग पाएगा वहाँ पे मैक्सिमम। तो ये 5 जगह जो है, इसमें रीजनल हॉस्पिटल ऊना में 100 डोजेज है, वहाँ पे डेंटल विभाग के जो MO हैं उनको ये टीका लगेगा पहला। 100 डोजेज वहाँ ऊना के लिए ऊना रीजनल हॉस्पिटल के लिए है। और दूसरा जो सेंटर है वो अम्ब है, अम्ब के लिए 80 डोजेज हैं, वहाँ पे हेल्थ एजुकेटर को पहला टीका लगेगा। ग्रेट में हेल्थ सुपरवाइजर को पहला टीका लगेगा, वहाँ के लिए भी 80 डोजेज हैं जी। इसके अलावा हरोली में जो है 80 डोजेज मंजूर हुई हैं, वहाँ पे जो है MHW मेल हेल्थ वर्कर को जो है ये टीका लगेगा। थाना कला में 50 डोजेज मंजूर हुई हैं, वहाँ पे पहली जो डोज है वो आशा वर्कर को लगेगी। 50 डोजेज का मतलब है कि अगर कुछ भी वेस्टेज नहीं होती है तो मैक्सिमम 25 लोगों को टीका लगेगा, क्योंकि जिस आदमी को पहला टीका लगेगा उसका दूसरा टीका उसी समय जो है उसके नाम की चिट लगा के फ्रिज में जो है सुरक्षित रख दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि 28 दिन के बाद, मान लीजिए जिस दिन 28 दिन पूरे होते हैं उस दिन अगर डोज नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाला टीका लगा है तो उसको दूसरा टीका भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाला ही लगेगा। अगर किसी को पहली बायोटेक वाली लगी है तो दूसरी भी बायोटेक वाली लगेगी, क्रॉस नहीं लगेगी आपस में, अदरवाइज दिक्कत होगी। और दिक्कतें वैसे भी थोड़ी बहुत आएंगी, जिनका खुलासा समय के साथ होगा। सिरमौर में 2 जगहों पे 180 जो डोज है वो भेजी गई हैं। पौंटा साहिब में 80 और नाहन में जो है वो 100 डोज हैं। नाहन में नेत्र विभाग के एक कर्मचारी को जो है ये डोज लगेगी। और पौंटा में जो है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अभियान के जो कर्मचारी हैं उनमें से किसी एक को ये पहला टीका लगेगा। कांगड़ा में 6 जगहों में 500 डोजेज जा रही हैं जी। दैट मीन्स कि मैक्सिमम कांगड़ा में जो है अगर कोई वेस्टेज नहीं होती है तो 250 लोगों को टीका लगेगा, लेकिन अगर वेस्टेज होती है तो फिर ये
जो है 245 248 तक मामला जा सकता है। तो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है पहला टीका वार्ड बॉय का लगेगा। कुल मिला के वहाँ पे 100 डोजेज जा रही हैं। पहली खेप में 16 तारीख को कांगड़ा हॉस्पिटल में 80 लोगों के लिए डोजेज जा रही है, जहाँ आंगनबाड़ी वर्कर को पहला टीका लगेगा। नूरपुर में भी 80 डोजेज जा रही है, वहाँ ब्लड बैंक के स्टाफ को एक पहला टीका लगेगा। उसके बाद बाकी जो होंगे उनको लगेगा। 40 मैक्सिमम को लग पाएगा वहाँ पे 80 के हिसाब से। शाहपुर में भी 80 जा रही हैं, वहाँ पे भी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अभियान की जो एएनएम है उनको टीका लगेगा पहला। इसी तरह ज्वालामुखी में 80 डोजेज आ रही हैं, वहाँ पे पहला टीका एएनएम को लगेगा। पालमपुर में जो है 80 डोजेज आ रही हैं, वहाँ पहला टीका आईसीटीसी वर्क काउंसलर को लगेगा। कुल मिला के 46 सेंटरों पर 16 तारीख को 3840 डोजेज आ रही हैं। इसका गणित आप अब इसको सामान्य रूप से इस तरह समझिए, 3840 डोजेज हैं, प्रति व्यक्ति जो है 2 डोजेज लगनी है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 1920 डोजेज जो है वो 1920 व्यक्तियों के लिए जो है वो लगेगी। इसमें से भी एक जो सामान्य एक गणित है वो ये है कि 10% के आसपास वेस्टेज लेके चलते हैं वायल की। एक वायल खुल जाएगी, उसमें 10 डोजेज होती हैं। 4 घंटे के भीतर अगर वो सबको लग जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो वेस्ट मानी जाएगी। तो 4 घंटे के बाद अगर 4 घंटे तक अगर कोई वायल ओपन रहती है तो उसमें जितनी भी बचेगी वो वेस्ट मानी जाएगी। तो ओवरऑल 10% वेस्टेज अगर लेके चले 3840 की, तो 384 डोजेज वेस्ट चली जाएंगी हमारी, बच गई 3456। इसमें से 1728 लोगों को मैक्सिमम जो है पहले चरण पे ये वैक्सीन 16 तारीख को लग पाएगी। तो ये जो खबरें हैं कि 93,000 डोज पहुंच रही है, वो नहीं पहुंच रही है, इसको क्लियर कर लीजिए आप। 93,000 ओवरऑल पहले चरण के लिए आएंगी ओवरऑल। अब ये 16 तारीख के बाद 18 को भी आ सकता है अगला बैच जो है, 20 को भी आ सकता है, या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह भी आ सकता है। डिपेंड करता है सप्लाई किस तरह से। पहली सप्लाई जो है वो 1,11,00,000 वैक्सीन की पूरे देश के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने की है। बायोटेक की सप्लाई अभी शुरू नहीं होगी, वो शुरू होगी तो थोड़ी चीजें और ईज आउट हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है अभी कुल मिला के 1700 से 1750 और 1700 और 1750 के बीच में ही लोगों को ये वैक्सीन लग पाएगी। ये चीज जो है ये क्लियर कर लें। उधर चंबा में जो है 20 मुर्गे मरने के बाद जो है हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने आसपास के इलाके में जो है 9 किलोमीटर के एरिया में जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की जो है ऊपर बैन लगा दिया, चिकन की बिक्री पर रोक दिया है। ये मामला मंजीर पंचायत के एक पोल्ट्री फार्म का है, वहाँ 20 मुर्गे मरे मिले। जरूरी नहीं है कि इनको बर्ड फ्लू हो, मुर्गे ठंड से मर जाते हैं, कौवे नहीं मरते हैं, जिसके लिए विभाग कह रहा है कि कौवे ठंड से मरे हैं। तो कौवे नहीं मरते हैं, कौवे आपने भी शायद ही देखे हो ठंड से मरते हुए, कौवे नहीं मरते हैं, मुर्गे मर जाते हैं जी ठंड से, अगर बिक्री उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन कल 280 पंछी जो पोंग में मिले थे, आज 100 और पंछी जो है मृत मिले हैं पोंग में। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ये 5000 पहुंच गया पोंग में प्रवासी पंछियों के मरने का आंकड़ा जो है। और जो दूसरे पंछी हैं कौवे और चील और बाकी जो है उनका आंकड़ा भी जो है 250 पहुंच रहा है। तो ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि एक तो ये जो H5N1 है ये आसानी से इंसानों में ट्रांसमिट नहीं होता जब तक कि कुछ ने जो है इन्फेक्टेड पंछी का मीट ना खा लिया हो, इन्फेक्टेड पोल्ट्री प्रोडक्ट ना खा लिया हो। और दूसरी बात यह है कि अभी पोल्ट्री में जो है इसके इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं मिले हैं, कोई सबूत नहीं मिले हैं, टेस्ट अभी सामान्य है सारे। अगर ये पोल्ट्री में फैलता है तो ज़्यादा चिंता का विषय होता है, क्योंकि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को व्यक्ति जो है खाता है। प्रवासी पंछियों को झील के आसपास कुछ लोगों ने अगर खाया होगा तो उनके स्वास्थ्य पर नज़र उनको ही रखनी है, क्योंकि वो कोई बताता नहीं है, क्योंकि उनको मारने पर बैन है, लेकिन निश्चित तौर से उससे नुकसान होगा। और अब बात करते हैं डेट शीट की। डेट शीट आ गई जी, बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है 10वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के एग्जाम की। तो ये जो परीक्षाएं हैं, जमा 2 की परीक्षाएं, ये 4 मई से शुरू हो जाएंगी, 29 मई को चलेंगी। और 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 5 मई से 20 मई तक चलेंगी। 8वीं की परीक्षाएं जो है 5 मई से 19 मई तक चलेंगी। और ये जो है 8वीं की जो डेट शीट है उसके मुताबिक जो है 8वीं की परीक्षाएं 5 मई से हो रही हैं। 5 मई को अंग्रेजी का पेपर है जी 8वीं का, 7 मई को हिंदी का है, 10 को गणित का है, 12 को जो है आर्ट का है, जो ड्राइंग जिसको बोलते हैं, और गृह विज्ञान का भी जो है ऑप्शनल है ये, क्योंकि 15 मई को विज्ञान का है, और 17 मई को जो है संस्कृत या पंजाबी का है जिसने जो ऑप्शन लिया है। 19 मई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। ये 8वीं की डेट शीट है जी। और 10वीं की डेट शीट 5 मई को हिंदी, 7 मई को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जो जिसने रखी है, 10 मई को गणित, 12 मई को आर्ट ए स्केल और जो ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, 12 मई को जो है ड्राइंग ए का पेपर होगा जी। फिर और उसी में स्वर संगीत, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य जिसने जो रखा है,
एलिमेंट ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, टाइप राइटिंग, अंग्रेजी जो भी रखा है। फिर जो है 15 मई को जो है सामाजिक विज्ञान और 17 मई को अंग्रेजी, 19 मई को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 20 मई को फाइनेंशियल लिटरेसी की परीक्षा होगी। और कला विषय के भाग बी का संचालन प्रैक्टिकल परीक्षा के रूप में अन्य विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ होगा। 12वीं की जो डेट शीट है, 4 मई को म्यूजिक का पेपर है जी, 5 मई को साइकोलॉजी का, 6 मई को संस्कृत का, 7 को हिंदी का, 8 को केमिस्ट्री का, 10 को अंग्रेजी का, 11 को पब्लिक एड का, 12 को ह्यूमन इकोलॉजी और फैमिली साइंस का, 13 को पॉलिटिकल साइंस का, 15 को मैथमेटिक्स का, 17 को इकोनॉमिक्स का, 18 को डांस फाइन आर्ट, 19 को बायोलॉजी एंड अकाउंटेंसी, 20 को हिस्ट्री, 21 को ज्योग्राफी, 22 को बिजनेस स्टडी और फिजिक्स की परीक्षा होगी। 24 को ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ITES, सिक्योरिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर इत्यादि इत्यादि जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको। 25 को फाइनेंशियल लिटरेसी, 27 को कंप्यूटर साइंस और योग इत्यादि जो हैं, और 28 को फिजिकल एजुकेशन भी, 27 को है कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, योग, 28 को फिलोसफी, फ्रेंच, उर्दू और 29 को सोशोलॉजी की परीक्षा होगी। तो ये जो है डिटेल रूप से जो आपकी जो डेट शीट है इसको आप जो है बोर्ड की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मोटा मोटा हमने जो है जारी कर दिया है कि 8वीं की परीक्षाएं जो 5 से शुरू हो रही हैं, 10वीं की परीक्षाएं जो है 5 मई से शुरू हो रही हैं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो रही हैं। 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मई से 29 मई तक चलेंगी। 10वीं की जो परीक्षाएं वो 5 मई से 20 मई तक चलेंगी। 8वीं की परीक्षाएं जो है 5 मई से 19 तक चलेंगी। नॉन बोर्ड की जो है वो पहले अप्रैल में हो जाएंगी। तो इस लिहाज से स्कूल खोलने का भी जो है मुझे लगता है कि समय आ गया है, और ये जो है जनवरी के एंड में नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में स्कूल खोले जा सकते हैं, ताकि इन बोर्ड क्लासेस के बच्चों को, खासतौर से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो है खोले जा सकते हैं, या 8वीं के लिए भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में तो 5वीं के लिए भी खोल चुके हैं, बिहार में ओपन ही हो गए सबके लिए। तो ये जो है 2 महीने कम से कम उनको जो है क्लासरूम का जो फील है वो मिल सके, और उनकी जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें, टीचर उनको जो फिजिकली पढ़ा सकें वहाँ पे। तो इसके लिए जो है फरवरी में जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 2-2.5 महीने जो हैं उनको दिए जा सकते हैं बच्चों को। ये मामला है जी आज का। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है आज की कि 2 और कुलपति नप गए हैं जी, जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था रेगुलेटरी बोर्ड के आदेशों के बाद, और वो कह रहे थे कि नहीं हमारी जो योग्यता है वो पूरी है। तो 2 और नप गए। इंडस और APG शिमला विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भी पद छोड़ दिया है जी, और निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग जो है उसने इसकी जानकारी दी है। अब तक 8 निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, 10 को जो है अयोग्य पाया था। अब निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों पर भी शिकंजा कसने वाला, उसके लिए भी कमेटी बन गई है। मेजर जनरल अतुल कौशिक रिटायर्ड, जो कि शिक्षा नियामक निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है इसके लिए जो है प्रोफेसर भी जो प्रो BC रहे, वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी के NK शारदा, उनकी अध्यक्षता में एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। प्रोफेसर अलवली भी उसके सदस्य हैं, और ये जो है जनवरी के अंत तक जांच पूरी कर लेगी। और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका भी नंबर जो है लगेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे खासतौर से निजी विश्वविद्यालयों में तो फिर भी जो है एक लेवल जरूर होगा वाइस चांसलर के लिए। हालांकि वहाँ मैक्सिमम को जो है PhD वगैरह का जो रखा गया था, तो PhD उसमें नहीं निकले मैक्सिमम, लेकिन निजी कॉलेजेस में जो है वो प्रॉब्लम जो है कुछ ज़्यादा है। ये तो ना PhD थे ना 10 साल का अनुभव था, फिर भी बना दिए BC। इस तरह से मामला था, और UGC के नियमों की अनदेखी हुई थी। लेकिन जो निजी कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो बड़े पैमाने पर होंगे, वहाँ आपको 10 पढ़ा हुआ भी प्रिंसिपल मिल जाएगा, क्योंकि उसका बाप पैसे वाला था, उसने कॉलेज खड़ा कर दिया, उसके बाप की चलती थी तो उसने कॉलेज के जो है मंजूरी भी ले ली, कॉलेज खड़ा कर दिया, और वहाँ जो है MPhil PhD लोग पढ़ा रहे हैं, और प्रिंसिपल जो है 10 पढ़ा बंदा है, वो दिन में आता है 2-4 बार इधर उधर हूँ हाँ पापा फूँ करता है और चला जाता है। तो ये जो है इसकी वजह से ही जो है शिक्षा का स्तर भी जो गिरता है, क्योंकि प्रिंसिपल तो फिर प्रिंसिपल का क्या, जो 10 पढ़ा वो प्रिंसिपल है कॉलेज का, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है फिर, और उसको क्या समझ हो सकती है ये देखनी है। हालांकि समझ एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी तो मायने रखती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं। और कल मकर संक्रांति है और 16 तारीख से वैक्सीन लगेगी। आपका नंबर कब आएगा कब नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी हेल्थ वॉरियर जो है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनकी एक लिस्ट गई है 93,000 की। पुलिस और दूसरे पर्सनल अभी भी इसमें जो शामिल नहीं है। सब जगह से जो लिस्टें गई हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स की ही गई हैं, जिसमें जो है
234 की लिस्ट कांगड़ा से है, रिक्वायरमेंट कांगड़ा से है पहले चरण के लिए। 5596 की जो है सिरमौर से है, 5233 की हमीरपुर से है, 5400 की ऊना से है। इसी तरह जो है कुल्लू से 4294 की है, सोलन से 7500 की है, 11050 की शिमला से है रिक्वायरमेंट, 11050 लोगों की लिस्ट गई है पहली हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की। बिलासपुर से 3282 ऐसे लोगों की लिस्ट की है जिनको पहले चरण में वैक्सीन लगनी है। किन्नौर में 1273 की है, चंबा में जो है 5800 लोगों की रिक्वायरमेंट गई है, लाहौल स्पीति में 1560 की गई है और मंडी में 12024 की गई है। ये तमाम वो लोग हैं जो जिनमें आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ केयर जो वर्कर हैं वो शामिल हैं, या फिर जो है एम्बुलेंस ड्राइवर 108 के, या बाकी उसके, या सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल के, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, या बाकी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। पुलिस पर्सन इसमें शामिल नहीं है, जबकि मेरा मानना है कि उनको भी होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर से जो है दूसरी लिस्ट में वो लोग होंगे जो दो लिस्टें बनी थी, एक 1 लाख की भेजी गई थी और एक 50,000 की भेजी गई थी। तो उसमें पुलिस वाले भी जरूर होंगे। पुलिस वाले सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं इस पूरे दौरान। तो अभी का यही मामला, और दिन भर हमारी अपडेट्स आती रहेंगी। जब ये वैक्सीन आएगी तो हम आपको उसका लाइव दिखाएंगे शिमला से। वैक्सीन जब पहुंचेगी शिमला में तो ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।